चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कल बेसिक स्टार्ट किया था पहले तो वेव ऑप्टिक्स का, कि वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, इस चैप्टर में करना क्या है ना। किया क्या कुछ नहीं है, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं करेंगे। आज अपन सिर्फ इंट्रो करेंगे। इसका तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जब भी आएगा तब हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसमें से एग्जाम में है, ये भी वैसे डिस्कशन का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बट जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ज्यादातर वो आएगा। और जो अपन ने कल हाइगन वेव थ्योरी की थी ना, उसको फिर इलाबोरेटेड तरीके से करेंगे अच्छे से, कि उसने वेव को किस तरह की वेव माना था, वेव के लिए उसने टर्म यूज करी थी, वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेवलेट्स, और कहाँ उसकी कमी रहेगी, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कई सारी थ्योरी। सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले किसने ट्राई किया, न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और वो थ्योरी फेल होगी। ये अटेम्प्ट हुआ था 1678 में, और उसी ईयर एक और अटेम्प्ट हुआ किसका, हाइगन का। वो अटेम्प्ट काफी ज्यादा, इससे काफी ज्यादा फेमस हुआ था और वो चल रहा था। और उसके बाद देखो लगभग 200 साल बाद थर्ड अटेम्प्ट हुआ है ना, और वो किसने किया, जेसी मैक्सवेल ने, और वो काफी जबरदस्त अटेम्प्ट था। 1873 लगभग, माने कि आई थिंक 195 इयर्स हो गए, 195 ईयर, 200 साल बाद में, मतलब 3 बंदे मर गए, इतने टाइम बाद में ये डिस्कवरी हुई है इसकी। तो बहुत टाइम तक इसका प्रिंसिपल ही फॉलो होता था, और ये बात बाद में पता चली, इसकी भी आपको पता चली ना बात, कि कर कुछ और रहा था, निकला कुछ और, ठीक है, उससे इसने बना लिया। और ये थ्योरी वेव नेचर को, लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। बट हमें पता है कि लाइट के अंदर सिर्फ वेव नेचर नहीं है, लाइट के अंदर रेक्टिलिनियर नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है लाइट का, और वेव नेचर भी है। तो अभी तक इसकी बात सही है, गलत नहीं है, बट कैसी है, अधूरी है। इसको पूरा करेंगे अपन। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो अपने को आज करनी है। 4th नंबर पे जो थ्योरी हम लिख रहे हैं, ये नॉट फॉर लाइट है, पर आप लिख लो, बट दिस इज नॉट फॉर लाइट। फिर लाइट में लिख क्यों रहे हैं, पता चलेगा। नेक्स्ट थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये ज्यादा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस चीज को, हो सकता है पढ़ रखा हो, वो पढ़ रखा हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि याद है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, थ्योरी मतलब थ्योरी, प्लैंक मतलब प्लैंक ही है, क्वांटम का मतलब खास है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपके 11th क्लास में आती है, फिजिक्स में भी आती है, केमिस्ट्री में भी आती है, कैसे आती है, आती है। ये नहीं कह रहा तुम्हें आती नहीं आती, सिंपल सी बात है। ये जो थ्योरी है ये लाइट के लिए नहीं है, बट इसको यूज कर लिया लाइट के लिए। मैंने आपको कल थोड़ा सा ब्रीफ बताया था कि आइंस्टीन जो है वो यूज कर लेगा इस थ्योरी को। ये थ्योरी आई थी 1900 में, 1900 के अंदर प्लैंक ने थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी। उसने क्या कहा, मतलब थोड़े रिस्पेक्ट करें, उन्होंने क्या कहा, जो आप एनर्जी रेडिएशंस पढ़ते हो ना, ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कि एक एटम है, वो एनर्जी ले लेगा, एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में, अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर है, बाहर से अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये चीज आप पढ़ते हो ना, कि लोअर स्टेट से वो एक्साइट होकर के एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहां रहेगा, वापस बाद में नीचे आ जाएगा। तो जब ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएगा तब इसको एक फोटोन चाहिएगा, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब ये एक फोटोन को एमिट करेगा। इस तरह के सिंबल बनाए होंगे आपने केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो ये सारी बातें किसने करी, ये सारी बातें जो अपन करते हैं ना, ऐसे सिंबल hν बना देते हैं, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद ही बना रहे हैं। इससे पहले ये सिंबल नहीं बनाते थे, इससे पहले ये बताते थे कि यहाँ पे कुछ एनर्जी आएगी और यहाँ पे कुछ एनर्जी जाएगी। और वो आपको पता है कि अगर आप समझ पाओ तो E2 - E1 का मोड ऐसा कुछ आएगा, है ना। हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल का जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, और एक उठ करके यहाँ चला जाएगा। सिंपल ये चीज थी। तो ये फिनोमेना तो हो रहे थे, ये फिनोमेना तो बहुत पुरानी है, ये फिनोमेना हो रहे थे कि कुछ एनर्जी लेकर के एटम ऊपर चला जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, और फिर जब नीचे आता है तो कुछ एनर्जी वो एमिट करता है, माने कि या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का या एमिशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तभी भी वहां पे कोई लाइट इन्वॉल्व है ना, कोई लाइट इन्वॉल्व है, और अगर जब एमिशन हो रहा है तभी भी कोई लाइट इन्वॉल्व है। इसीलिए हर किसी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। अब यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा आ गई। केमिस्ट्री क्यों आनी चालू हो जाएगी, जब भी आप डीप में जाओगे, लाइक एटम की बात करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो ज्यादा डिस्कस आपने कहाँ किया हुआ है, केमिस्ट्री में किया हुआ, फिजिक्स में इतना नहीं किया हुआ। फिजिक्स में 10th में तो कुछ था ही, 10th में तो 2 चैप्टर देखे आपने, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, अच्छा लगा चल फिजिक्स ले लेते।
11th में आके धोखा हो गया, ये तो काम में बेटा हो गया सर, जो था वैसा तो कुछ है ही नहीं। 12th में फिर शायद थोड़ा विश्वास आ गया कि ये तो वही है जो पढ़ा रहा हूँ है ना। बट हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इसमें, छोटे लेवल पे केमिस्ट्री में ज़्यादा जाते हैं। तो ये नहीं सोचो कि सर केमिस्ट्री कहाँ से कर रहे हैं, ये फिजिक्स ही है, फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं इसको। ओके, तो प्लैंक ने क्या किया, प्लैंक ने काफी रिसर्च करी इस पर, इसने बताया कि जब भी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, चाहे एब्जॉर्प्शन में चाहे एमिशन के अंदर, वहां पे एक लाइट इन्वॉल्व है। लाइट की आपको पता है हर किसी लाइट की एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ होती है ना। तो प्लैंक ने ये चीज डिस्कवर करी अपने वर्क से, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वर्क किया था, कि चाहे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है चाहे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों एनर्जी, जितनी भी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। ठीक है, जो वेवलेंथ यहाँ पे अगर एब्जॉर्ब हो रही है, जो वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, वो किस पर डिपेंड करेगी, इस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, या इधर से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि यहां से जितनी एनर्जी का भी एमिशन होगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एमिशन कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इट मींस इसको और अच्छे से समझ कह सकते हो, लाइक कि अगर ये तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है, सेकंड या थर्ड एक्साइटेड लेवल में जाता हूं, अब ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड में आ रहा है, तो कम एनर्जी यहाँ पे एमिट होगी, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी छोटी आएगी। और अगर ये सेकंड लेवल से नीचे कूदता ग्राउंड पे, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आती, और थर्ड से ग्राउंड पे आता तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज प्लैंक ने कही थी, इसके अंदर लाइट का कोई लेना देना नहीं है। इसने किस बिहाफ पे कहा है, इसने एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बिहाफ पे कहा कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है, दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये कहा था उसने। ठीक है, और फिर उसने कहा कि भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट चाहिए, और वो कांस्टेंट आपको पता है, वेरी वेल नोन, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो देखा होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड, इतनी वैल्यू होती है इसकी, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना हो, पढ़ा नहीं हुआ आपने। क्वांटम फिजिक्स तो जबरदस्त चीज है, मतलब समझ ही नहीं आती ऐसी चीज है, जो समझ में आए ना वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है सच में। किसी आप शोरूम वगैरह में जाओ, वो ऐसे ऐसे 3-4 क्वालिटीज बताएंगे किसी चीज की जो अपने समझ में नहीं आता, कुछ क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मतलब बढ़िया क्या कोई सिंपल सी क्वालिटी गिना दे तो हमें लगता है कि ये तो मेरे को ही पता है। क्वांटम फिजिक्स और नॉर्मल फिजिक्स, इसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इन दोनों में अगर किसी चीज का फर्क है तो इसका फर्क है। अगर इसकी वैल्यू को 0 मान लें, क्वांटम फिजिक्स विल क्रैश टू द क्लासिकल फिजिक्स। हायर फिजिक्स में जाकर पता लगेगा आपको। ये चीज क्यों बता रहा हूं मैं कि आपने इसको हल्के में नहीं लेना, चाहे 10 की पावर -34 है, बट इसकी रिस्पेक्ट करनी है आपने। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि अगर इसको आपने 0 मान लिया तो द क्वांटम फिजिक्स विल क्रैश डाउन टू द क्लासिकल फिजिक्स, सारी खत्म हो जाएगी, सारे क्लासिकल के रिजल्ट चलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासिकल और क्वांटम के बीच में जो डिफरेंस है इसी की वजह से। ठीक है, तो इतनी डिस्कशन कहीं होगी नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इंट्रो सेशन में अपने अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थ्योरी का लेना देना लाइट के साथ कोई भी नहीं था। इसने कहा एक और स्टेटमेंट आप सुनो, ये जो एनर्जी होगी E = h², ये तो एक फोटोन के साथ, यानी एक फोटोन आ रहा है, इसने फोटोन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे डिस्कशन बहुत बड़ी है, चाहे तो अपने पूरा एक लेक्चर इसी पे कर सकते हैं, बट अपन इतना ज्यादा तो डिस्कशन करेंगे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, बाकी जितनी उससे भी कम बात होगी वो लिख लेंगे। तो अब सुन सारे लोग, यहाँ पे बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या कहा कि जो भी एनर्जी नीचे आएगी, मतलब जो भी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट एनर्जी विल बी द मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटिटी h², इस h² का मल्टीपल होगी। इट मींस द टोटल एनर्जी एमिटेड और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी NH², जहां पे n क्या है, n इज इंटीजर 1 2 3 डैश। n की कम से कम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1। n की कम से कम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। इट मींस सबसे मिनिमम एनर्जी पॉसिबल कितनी है हमारे पास,
h, और इसको बोलते हैं इतनी एनर्जी को क्वांटा या क्वांटम। और देख लो, आप क्वांटम फिजिक्स यहीं से नाम पढ़ो, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है ये। इन्होंने ये बताया था कि जो लाइट या जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लास्ट लाइन सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिटेड, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस के अंदर जब एनर्जी एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो होती है पैकेट्स में, ठीक है। वो पैकेट्स में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। समझने की ट्राई करो, हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता नहीं है। दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया हुआ है ना, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। अपने ने चार्ज वाले चैप्टर के अंदर भी किया था ये बात कि दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वन इज कॉन्टिन्यूस एंड वन इज डिस्क्रीट। याद है क्या फर्क होता है? कॉन्टिन्यूस के अंदर हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है। अपने दो बच्चों को पानी लेने भेजा था सर, है ना, कोई याद नहीं है, पहला लेक्चर कहाँ से याद रहेगा, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर ली, दोबारा भेज देते हैं। दो बच्चों को अगर पानी लेने के लिए भेजो, एक को टैप में से और एक को पैकेज्ड वाटर, और पैकेज्ड वाटर एक ही शॉप से मिलता है, ठीक है, फिक्स है, वहीं से लेना है, और उसके पास 1-1 लीटर वाला है, बोतल खोल के लाना अलाउड नहीं है, ठीक है, ना काट के लाना अलाउड है, तुम्हारा दिमाग चलेगा तो पता। तो अगर हम बोतल वाले को कहें कि भी पानी लेकर के आना, तो कितना पानी ला सकता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, डैश डैश डैश, ठीक है, नाम ले देना, वो फिर मैं बाद में कटवा दूंगा, ठीक है। तो कम से कम वहां पे आप कितना ला सकते हो? 1 लीटर। उससे कम आधा लीटर ला सकते हो क्या? नहीं। 1 लीटर के बाद 2 लीटर ही आएगा पॉसिबल क्या? 1.5 लीटर पॉसिबल है? बट अगर टैप में से पानी लाना हो और आपको मेजर करना आता हो, है ना, तो आपके पास कोई एक डिवाइस है जिससे मेजर कर सकते हो, कितना भी मेजर कर सकते हो। तो टैप से आप कितना ला सकते हो? 1 बूंद भी लेकर आके ला सकते हो ना, कम से कम कितना ला सकते हो? 0.0000, कितना भी लेके आ सकते हो, हल्का सा बस टच ही करा है, टी-शर्ट में गीला करेगा, इतना पानी तो है ही, कुछ एक एटम्स तो आ ही जाएंगे। जब अपन इसकी बात कर रहे हैं तो वो हल्का सा गीला किया हुआ भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, और लाने को बहुत सारा भी लेके आ सकते हो। क्लियर? तो पहले तक ये लगता था कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी कॉन्टिन्यूस चीज है, बट इन्होंने आके एक ब्रेक थ्रू चीज बताई। इन्होंने कहा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस चीज नहीं है, एनर्जी कैसी चीज है? डिस्क्रीट चीज है। और भी इससे अच्छा इमेजिनेशन एक और है जो मैंने अभी आपको टैप वाटर बताया, लाइक कि आपको कहीं क्लाइंब करना हो, ऐसे एक तो माने कि यहाँ पे जाना है, सामान उतारना है, दिवाली वाली की सफाई होती है, कई बार जाना पड़ता है ना ऊपर, तो सपोज करो कि घर पे वैसा सिस्टम नहीं होता, मतलब यहाँ से कुछ सामान लाना और यहाँ पे क्या कर रस्सी बांध रखी, मोगली टाइप ऊपर चढ़ना है रस्सी के, फिर आपको सामान वहाँ पे उतार के लेकर के आना है। दिवाली में लाइट्स पड़ी हुई तो वहीं काम आती है, तो कहीं इधर उधर कोने में जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रस्सी पर चढ़ता जाके ले। और एक दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, लैडर्स लगा सकते हो, कोड़ियाँ लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा चढ़ेगा इस पे रोप पे, तो वो पहले एक हिस्से को पकड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट की साइड पे जा सकता है, किसी भी साइड पे जा सकता है ना, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। पूरा इमेजिनेशन कर रहे हो। और इसके अंदर कहाँ पे जा सकता है? इसके अंदर या तो वो पहले यहाँ पे पैर रखेगा, उसके बाद क्या पॉसिबल है? यहाँ पे। क्या बीच में कहीं रख सकता है? रख के देखिए, नहीं रख सकता, तो फिर ये सच में ऊपर जाएगा। बाकी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये नीचे गिरेगा, थोड़ी बहुत चोट लगेगी। ये दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? ये कॉन्टिन्यूस है और वो डिस्क्रीट है। तो ये रूल बहुत ही जबरदस्त रूल है, इसने दुनिया को बदल के रख दिया कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सारा काम आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर सारा काम आप किससे रिलेटेड पढ़ते हो? एनर्जी 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 एनर्जी। किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो कौन सी एनर्जी लगती है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। किसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिससे दुनिया चल रही है सारी, वो पढ़ते। एंट्रोपी वगैरह वाला पढ़ लिया आपने? एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, पढ़ा है? पढ़ा तो तुम्हारी क्लास का यही है। और ये कुछ चीजें ऐसी हैं केमिस्ट्री की तो फिजिक्स वाले को भी याद रह सकती है, तुम्हें तो याद रहनी चाहिए, तुम्हारे पास तो इस साल सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में
पूरा चेंज कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हमारी जो भी पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया किस चीज से बनी हुई है, छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है एनर्जी, और उनमें से कुछ मास में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो आइंस्टीन की थ्योरी है ना, मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc स्क्वायर। समझ में आ गया? इनफ लिखो। बाकी इनफ तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इस पे आराम से एक लेक्चर लगाया जा सकता है। लिखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय प्लैंक इन 1900, 1900 में प्लैंक ने दी। आसपास ही तो जस्ट कितने साल हुए इसको? 120। बस शायद अपने में से कोई प्लैंक पुनर्जन्म हो, प्लैंक ही हो। लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम दो स्टेटमेंट्स ऐसे, दो अलग अलग लिखना, पहले कंप्लीट करना फिर दूसरे लिखना। अकॉर्डिंग टू हिम द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड in various atomic processes is directly proportional to the frequency, ये 11th क्लास में आपके पास आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले चैप्टर में हल्का सा। उसके बाद लिख दो E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। बाकी जो भी आपको लगे बनाना, यहाँ से अच्छा लग रहा है, कुछ नोट करना अच्छा लग रहा है, करते रहना। वो कम से कम चीजें तो ये लिखनी है, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, और फिर लिख लेना इन जनरल E इज इक्वल टू NH न्यू। इन जनरल E इज इक्वल टू NH न्यू, जनरली ये कहेंगे। where n is equal to 1 2 3 dash dash dash। ठीक है, उसके बाद आप वो लिख लो E मिनिमम इज इक्वल टू h न्यू। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अपन ने n को क्या पुट किया, 1 पुट कर लिया, और फिर आप लिख दो दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन लिखो, एक लाइन छोड़ करके, जो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल बंडल्स called quanta / photons। ये जे की वैल्यू लिख ली है क्या आपने ब्रैकेट में? नहीं लिखी तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना। ये बताना रहेगा मेरा कि h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। लास्ट स्टेटमेंट आपने लिख ली है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके और लिखो दिस थियरी लेड टू this theory led to a breakthrough concept that our whole universe is made up of tiny chunks of energy।
ये फोर्थ थ्योरी थी, लो ये खत्म हो गई। इसको कम से कम वर्ड में लिखा पर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ थ्योरी। अब इस थ्योरी का फायदा उठाने आएंगे सर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो लिखते हैं आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये देखो इसने क्या कर रखा है, कई बार होता है ना कि किसी पुराने बच्चे की फाइल मिल जाती है तो उसके आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके कवर नया लगा के लैमिनेशन करके अपनी बना लेते हैं उसको, तो उसके नाम पे स्टिकर लगा देते हैं। करो मैंने भी नहीं करा, ऐसे नहीं। देखो तो इसने करा, ये बताना पड़ेगा, इसने आइंस्टीन ने किया है ऐसा। देखो अभी ये लिखा हुआ था, ये क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिसने प्लैंक हटा के आइंस्टीन कर लिया, और वो थी हर रेडिएशन के लिए, एटॉमिक रेडिएशंस के लिए ज्यादा उसने बात करी थी, इसने लाइट के लिए कह दी। ठीक है, ये थ्योरी इसने कब दी थी? अपना जो नेक्स्ट चैप्टर वो सारा का सारा इसी पे डिवोटेड है। उसमें अगर कोई थ्योरी है तो वो यही है, एक्सप्रेशन है तो वो भी इसका ही है। और आइंस्टीन के वैसे बहुत सारे काम है। आइंस्टीन फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, अगर आपने पढ़ी है, सुनी हुई है, कभी ना कभी नाम सुना होगा। या फिर एक इक्वेशन है मास एनर्जी रिलेशनशिप इज इक्वल टू mc स्क्वायर। कहीं पे भी किसी को भी अगर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी प्रिंट करना हो ना, या फिजिक्स का बैकग्राउंड देना हो, तो वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर तो छाप देता हूँ। ये सबको पता है ना, प्रैक्टिकल नोटबुक होती है तो उस पर 2-3 फ्लैश चिपका देते हैं कि हाँ देखने में लगे कि ये साइंस वाले की नोटबुक है। बट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो इस थ्योरी के लिए मिला था। जब उसने ये थ्योरी दी थी तब वो काम करता था पेटेंट ऑफिस में। जो ये पेटेंट ऑफिस होता है ना, जहाँ पे पेटेंट मिलता है, कि जिसमें आपको पता है कि बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एल्वा एडिसन, तो वो किसने, मतलब कौन अप्रूव करेगा कि उसने बनाया है? तो पेटेंट ऑफिस होता है ना, वहां पे जॉब करता था आइंस्टीन। मैंने भी पढ़ा है, मैं साथ में नहीं करता था उसके, तो ये जॉब करता था वहां पे। और उसके अंदर इसकी थ्योरी के पेपर्स थे, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के। तो उसने वो थ्योरी पढ़ रखी थी कि ऐसा वो कह रहा है कि एनर्जी जब भी आती जाती है तो पैकेट्स में आती है, चंक्स में आती है, और छोटे छोटे चंक्स घूमते हैं एनर्जी के पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, अभी भी आपने पूरी फील नहीं ली है उसकी, फील लोगे तो बहुत जबरदस्त चीज है वो। और एक प्रॉब्लम चल रही थी आसपास, एक प्रॉब्लम चल रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अपने वहां पे करेंगे डुअल नेचर वाले चैप्टर के अंदर, कि लाइट का एक और बिहेवियर देखा जा रहा था। जैसे कुछ बिहेवियर तो थे रिफ्लेक्शन वगैरह वाले, कुछ बिहेवियर थे इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन वाले, वो रे नेचर से सेटिस्फाई हो गए थे। इंटरफेरेंस ने रे नेचर पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। एक और नया बिहेवियर आ गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने वेव नेचर पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। ठीक है, तो वो चीज अभी एक्सप्लेन करनी बाकी थी। तो इसने क्या देखा कि एक अलग प्रॉब्लम है, वो भी इसकी नहीं है, ये तो बीच में बस काम कर रहा था, मतलब कि हमें काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो आते हैं ना, सपोज जो भी भैया आपकी पार्किंग वगैरह करवा रहे होते हैं, उन्होंने देखा हो कि भाई अच्छा अक्सर सर ऐसे पढ़ाते हैं, और देखा हो कि 2 बच्चे फिजिक्स के लिए आ रहे हैं, इनको टाइम नहीं मिल पा रहा, चल भी मेरे पास आ जाए। वैसा काम है इसका, मेरे नोट्स लेकर उनको सप्लाई कर दो, ये लो पढ़ लो और चलो भाई। तो ऐसा कुछ काम है। इसने देखा कि प्रॉब्लम आ रही एक अलग लाइट वाले केस में, एक थ्योरी सी दिखी ऐसा, तो बीच का कनेक्शन का काम इसका। उसको लगा कि ये वाला सॉल्यूशन इधर डाल दें तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नाम इसका। ठीक है, तो एक्चुअली में प्लैंक का काम, इसको नोबेल प्राइज दिया गया, और ये इसीलिए आसपास ही है। इसने जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1905 में, है ना, प्लैंक के बाद ही देगा, 5 साल बाद इसको नोबेल प्राइज मिल गया इस थ्योरी की वजह से। लिखें, लिखो, गिवन बाय, जो अपने स्मार्ट वर्क की बात करते हैं ना, इन्होंने स्मार्ट वर्क किया, गिवन बाय आइंस्टीन इन 1905। आइंस्टीन का तो चैप्टर आपके शायद इंग्लिश में भी होगा, है? 11th में था, जब स्कूल से बाहर निकाल देते हैं इसको। आइंस्टीन को निकालो, स्कूल से बाहर निकालो, इसको अब नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़ लिख नहीं सकता। सर एडिसन को भी तो निकाला था। ये सारे पागल हैं, इन्होंने उन्हें पागल कर रखा, ये सारे के सारे पागल ही हैं लोग। अब नॉर्मल उन्हीं को कह देते हैं ना जो संभलता नहीं है किसी, एक्चुअली में दे आर गिफ्टेड पर्सन्स, उनकी बात समझ में नहीं आती। तो अगली बार कोई पागल मिले तो उसको हल्के में ले लेना, और अगर कोई तुम्हें पागल कहे तो उसको एक व्हाट वी कैन से अच्छी चीज, अच्छा टाइटल की तरह ले लेना,
थैंक यू। मैं बोलूँगा आइंस्टीन। तो गिवन बाय आइंस्टीन इन 1905 लिखो, he gave this theory to explain photoelectric effect PEE। ये 12th में आएगा आपके, मतलब आ गया, अब तो आएगा क्या। और आगे जहाँ भी फिजिक्स के अंदर आप जाते रहोगे वहाँ पे जरूर आएगा ये, क्योंकि आगे जो कॉलेज स्टडी है वो 1 साल में तो होगी नहीं। अभी तो 1 साल में 11th होगी, फिर 1 साल में 12th होगी, फिर BSc करोगे या BTech करोगे 3 साल या 4 साल लगेंगे। उस 4 साल के अंदर भी 8 सेमेस्टर हो सकते हैं। तो किसी ना किसी सेमेस्टर के अंदर आइंस्टीन, किसी में प्लैंक, किसी में ये सब लोग यही आएंगे, इन्हीं के साथ खेलना हमको। तो he gave this theory to explain photoelectric effect। कैसे उसने थ्योरी दी, बेसिकली लिख लो। He said that light, he said that क्या कहा था, आइंस्टीन ने कहा था कि light can be considered as the stream of particles, like the stream of particles called photon, each photon has a fixed amount of energy contained, और कितनी होती है वो, h। लो, ये कहा आइंस्टीन ने। तो जो बात थी बस वही बात रखी, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइट को भी ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपके ऊपर लाइट गिर रही है ना, देखो अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था कि आपको ये थ्योरीज पढ़नी क्यों है, आपको थ्योरीज क्यों दी जा रही है कि जो लाइट सोर्स आपको दिख रहा है, लाइट हमारे पास आती है वो भी दिख रही है, बट लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, उसका बिहेवियर क्या है वो आपको समझना है ना। और इन्होंने ये बता दिया कि लाइट जो आपके पास आ रही है आप इसको कैसे मान सकते हो, जैसे शार चल रहा हो, है ना, शार चल रहा हो या बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें, है ना। तो वैसे तो स्ट्रीम आएगी उसके अंदर से, एक एक बूंद तो आएगी नहीं, बट उस स्ट्रीम को अगर अपन स्लो मोशन में देखें या इमेजिन करें तो कैसा मान सकते हैं कि हर एक जो पोर होगा शार का, उसमें से एक एक ड्रॉप गिर रही है ना, बहुत स्लो मोशन से अगर अपन उसको देखें तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। वैसे उसने कहा कि लाइट के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपके पास लाइट आ रही है ना, तो एकदम से ये लाइट का शार आ रहा है और उसके अंदर से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं। हर पार्टिकल का नाम उसने रख दिया फोटोन, और उस हर फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, h न्यू। ये इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसी चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट एक मेटल सरफेस पे पड़ती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। हो सकता है आपके सिलेबस में या स्कूल में स्टार्ट हुआ हो तो आपको पता हो, अदरवाइज नहीं पता होगा कि उसमें बेसिकली यही सिर्फ फंडामेंटली एक चीज है कि कोई एक सरफेस है मेटल का, उस पे लाइट आ रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद ये सिर्फ कोलिजन वाला काम रह गया। अगर आप सोचो कि किसी एक फ्लोर पे बहुत सारी बॉल्स रखी हो, आपने एक खिंचा के जोर से बॉल फेंकी, वो वहां पे अटक गई और दूसरी बाहर निकल गई, ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो उस बिहाफ पे इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। और अच्छी बात क्या रही कि जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे एक्सपेरिमेंट से और जो इसकी थ्योरी से ऑब्जर्वेशन बन रहे थे वो दोनों मैच कर गए। यही तो करना होता है ना। और इसकी थ्योरी चल गई और इसको नोबेल प्राइज मिल गया। चलो ठीक है, ये आइंस्टीन की थ्योरी होगी, इसमें कोई दिक्कत? एक नोट लिख लो इसको, हैशटैग नोट। एक्चुअली प्लैंक्स वर्क, ये बात जरूर लिखोगे अपने। एक्चुअली प्लैंक्स वर्क लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ लाइट। प्लैंक को क्रेडिट दिला के देंगे अपने। प्लैंक्स वर्क लेड टू द, क्या लिखा है मैंने? आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ लाइट। फॉर्मुलेशन ऑफ लिखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ
आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन की थ्योरी के अंदर प्लैंक का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, अब लास्ट में आया, अब बस खत्म हो रही है सिक्स्थ थ्योरी, शो स्टॉपर आना हमारे पास। इसका नाम भी हो सकता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा। देखो, लास्ट थ्योरी इज डी ब्रोइज डुअल नेचर हाइपोथेसिस। इसका नाम डी ब्रोगली नहीं है, डी ब्रोगली, क्योंकि अपने यहाँ का है नहीं, तो अपने को जैसे स्पेलिंग दिखते हैं अपने बोल देते हैं, जैसे उसको डोगरनिया करते रहते। तो ये डी ब्रोगली नहीं है, इसको आप समझना, दिस इज डी ब्रोय, और ऐसा फीमेल डी ब्रोय। और ये जी है, इसका साइलेंट है, डी ब्रोय है। और 99% लोगों को नहीं पता कि ये डी ब्रोय होता है। डी ब्रोगली कहता है सारे। तो अगर आपको कोई अलग चीज पता चली तो उसको अपने तक रखना, ठीक है, ताकि आपको अलग फील आए। अब बात करते हैं इसने काम क्या किया, क्योंकि अपना काम तो हुआ है ना। इसने क्या किया, इसने दोनों को मिला दिया। जो पहले वेव नेचर चल रहा था उसमें जेम्स क्लार्क मैक्सवेल वो सही था, उसके रूल्स मैच हो रहे थे, बढ़िया चल रहा था काम उसका। फिर उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने पार्टिकल नेचर वाली जो बात थी वो एक्सप्लेन कर दी। जेसी मैक्सवेल ने जो लाइट का वेव नेचर बताया, अब वेव नेचर जो है रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर रहा है। लाइट को अगर वेव माने तो रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो जाता है, रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, सब चीजें प्रूव हो जाती हैं। ऑल्दो हम नहीं कर रहे, हमने ज्यादातर वेव मान के ये सारे काम नहीं किए। वेव मान के करेंगे भी तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो चीजें करेंगे बस, उसके अलावा नहीं करेंगे। हायर फिजिक्स के अंदर अगर आप जाओगे करोगे तो वहां कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अभी आपको क्या पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को छोड़ करके बाकी सारा काम लाइट को वेव मान करके चल रहा था, तो उसकी थ्योरी एक्सेप्टेड थी। बट एक जो फिनोमेना ऐसा आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न साइंस के अंदर, इसको मॉडर्न टाइमिंग कहेंगे, 1900 समथिंग है, तो 20वीं सेंचुरी की बात होगी, हम 21st सेंचुरी के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, ज्यादा फर्क नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल नेचर लाना पड़ा। पार्टिकल नेचर के बिना लाइट वाला काम फिर से क्वेश्चन मार्क बन गया था। अब फिर डिस्प्यूट चालू हो गया कि जो नेचर कौन सा है लाइट के पास, क्या आप पार्टिकल नेचर से सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं? लाइट का नेचर कैसा रखें, पार्टिकल की तरह ट्रीट करें या उसको वेव की तरह ट्रीट करें? तो फिर आए डी ब्रोय अंकल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं सिचुएशन तुम्हारी संभाल लेता हूँ। उनका दोनों चीजें चलती हैं। इन्होंने इनकी जो थ्योरी है उसको अगर एक ही लाइन में अपने को फिट करना हो तो इनकी थ्योरी का जो समरी है वो ये है कि एवरी पार्टिकल a wave is associated with every particle and a particle is associated with every wave। अगर आपको कोई पार्टिकल चीज लग रही है, आपको लग रहा है कि ये पार्टिकल है, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं वेव एसोसिएटेड है। और अगर आपको कोई वेव लग रही है तो उसके साथ भी एक पार्टिकल एसोसिएटेड है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई है। तो इट मींस हमें लाइट के बारे में यही तो लग रहा था, कभी वो पार्टिकल की तरह हमें फील हो रहा था और कभी वेव की तरह। तो जब हमने उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा तो उसका कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेंट था, पार्टिकल नेचर। और जब बाकी सब फिनोमेना देख रहे हैं अपने इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन वगैरह, तब उसका कौन सा नेचर ज्यादा डोमिनेंट है, वेव वाला, ठीक है। तो डी ब्रोइज डुअल नेचर हाइपोथेसिस लिखो। ही मेड, अब इसका ये मुझे याद नहीं है, आपको मिले तो आप लिख लेना इसमें। क्या लिखा मैंने? He made a hypothesis that radiation and matter has dual nature. Radiation and matter has dual nature. That is particle nature and wave nature as well. That is particle nature and wave nature as well. दोनों तरह के नेचर मैटर के पास और रेडिएशन के पास होते हैं। अब मैटर और रेडिएशन दो सिंपल से वर्ड है, पर इसमें पूरी दुनिया खत्म कर दी इसने। मैटर का मतलब एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट हैव्स अ मास ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो जो भी चीज दिख रही है आप या हम खुद सब क्या है, मैटर। उसके अलावा जो चीज नहीं दिख रही, जैसे लाइट है, ये क्या है, रेडिएशन। हमारे अंदर से हीट निकल रही है, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, या गर्मी लग रही हो तो हीट आ रही है, वो क्या है, हीट रेडिएशन। तो अगर मैटर और रेडिएशन कह दिया, इसका मतलब पूरी दुनिया को कवर कर लिया इसने। तो सारी चीजें आ गई कि हर किसी का
डुअल नेचर है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इसका मतलब लाइट भी उसी कैटेगरी में आती है, तो लाइट का भी डुअल नेचर है, कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल। तो अब आप इसके अंदर एक लाइन छोड़ करके लिख सकते हो, ड्यूरिंग प्रोसेसेस लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा, during processes interference, diffraction etc, wave nature of light is more dominant. Wave nature during processes like interference, diffraction etc, wave nature of light is more dominant, while during photoelectric effect its particle nature is more dominant. ठीक है, समझा करो, अपने आप बना लिया करो इन चीजों को। अगर आपके दिमाग में समझ में आ गई तो इतनी ग्रामर तो आपकी अच्छी है कि आप अपने आप सेंटेंस पूरा बना लोगे, बस अर्थ का अनर्थ ना होता है उसमें से। ओके, यहाँ पे आते हैं हमारी सारी थ्योरीज खत्म होगी। अब क्योंकि डुअल नेचर आ गया तो काम कर लो। इसी तरह से देखो आपका जो सिलेबस है वो कैसे चल रहा है, पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज कराएगी, फिर मैग्नेटिज्म वाली कराएगी, फिर उसके बाद में क्या कराया गया, EMI, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसको जोड़ दिया, है ना। उससे पहले मैग्नेट को मतलब करंट को मैग्नेट से जोड़ दिया था वो चैप्टर के अंदर। उसके अंदर EMI आ गया, EMI के अंदर आपने करंट बना लिया, है ना। करंट के बाद फिर अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर आ गया, है ना, जिसके अंदर आपने AC जनरेटर से स्टार्ट करके लास्ट तक पहुंच गए, करंट आ गया। अब वहां पे जैसे ही करंट हुआ, करंट के बाद में आपने EM वेव पढ़ ली, है ना, ये पढ़ ली, क्योंकि जो सोर्स लगा हुआ था उसके अंदर अल्टरनेटिंग सोर्स, वहां से उसका कॉन्सेप्ट उठा, EM वेव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। EM वेव कहाँ से आई, अभी अपने लास्ट लेक्चर में भी लिखा ना कि ये सर्किट से ही उठी है, EM वेव सर्किट में से ही निकली है, सर्किट में से जो स्पार्क जा रहा था एक जगह दूसरी जगह, वहां से EM वेव वाला कॉन्सेप्ट आया। और वो EM वेव वाला कॉन्सेप्ट इतना रिच होते होते हमारे पास देखो चीज कहाँ कब आ रही है, चीज कैसे बनती है, छोटे छोटे चंक्स में बनती है, धीरे 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 धीरे, और आपको कैसे ला करके दी जा रही है एकदम कि भाई ये लो, ये तैयार है, इसको देख लो, इसको याद कर लो, ऐसा ही करना है, क्लियर। तो फिर EM वेव वाला कॉन्सेप्ट आया। अब EM वेव यानी लाइट आ गई आपके लिए, तो बेसिकली EM वेव में से कौन सी चीज काम की है, लाइट। अब लाइट का नेचर कैसा है, पहले रे वाला रे ऑप्टिक्स आ गई, फिर वेव वाला वेव ऑप्टिक्स आ गई, तो दोनों है, तो फिर आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर आ जाए। जब ये सारा खत्म हो गया, लाइट वाला डिस्प्यूट खत्म, आप चलो मॉडर्न फिजिक्स, उसमें फिर एटम आ जाएगा, फिर न्यूक्लियस आ जाएगा। पहले तो एटम आएगा, फिर एटम के अंदर उसमें न्यूक्लियस आएगा, उसके अंदर जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, और फिर उसमें से बाहर आएगा तो सर्किट्स में चलेंगे। ये मोबाइल वगैरह के जो सर्किट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, डायोड वगैरह, ये सारे आएंगे, और इनमें से बाहर आएंगे, एग्जाम आ जाएगा, इसमें बाहर आएंगे तो रिजल्ट आएगा। इतना ही सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।